नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किंजल लर्निंग आरपीएससी के ऊपर। दोस्तों सबसे अच्छी बात, हम अब आज से करंट क्लास शुरू करने वाले हैं। 10 जून से 11 जून की करंट क्लास एक साथ होने वाली है। इसके बाद सारी क्लासें कंटिन्यू रहेंगी और आपके एग्ज़ाम जो आने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट आरए से लेकर जितने भी इंडिया और वर्ल्ड लेवल की जो भी आपकी करंट की क्लासें रहेंगी, आपके डाटा रहेंगे, वो सब आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या होने वाला है। किंजल लर्निंग एप्लीकेशन है हमारी, आप जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके ऊपर आपको जूनियर अकाउंटेंट की टेस्ट सीरीज नहीं मिलने वाली है। जो विद्यार्थी जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम दे रहे हैं राजस्थान के अंदर, स्पेशली जूनियर अकाउंटेंट की ही एग्जाम इस साल लगने वाली है और जो एग्जाम सितंबर में है, 17 सितंबर को इसकी एग्जाम डेट घोषित हो चुकी है। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की टेस्ट सीरीज आपको 18 तारीख से यहाँ पर मिलने वाली है। 18 जून से मिलने वाली है, अगले वीक से। तो दोस्तों इस टेस्ट सीरीज में रहेंगे आपके टॉपिक वाइज प्रश्न रहेंगे और टॉपिक वाइज के अलावा संपूर्ण विस्तृत समाधान के साथ में होगा। मतलब क्वेश्चन होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी चीजें दी जाएंगी, तो आपको कहीं डाउट करने वाली कोई जरूरत होगी नहीं। सभी टेस्टों में आपको 15 टॉपिक वाइज टेस्ट रहेंगे जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, प्लस इसके बाद 5 फुल लेंथ वाले टेस्ट रहेंगे अंतिम रूप से, जो आपकी तैयारी को बहुत मददगार साबित करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं करंट वाले पहले प्रश्न के ऊपर। इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में रहेगा, दोनों बच्चों के लिए सुविधाएं रहेंगी जो भी पढ़ना चाहते हैं। और जो नई वैकेंसी है उनके लिए सारे प्रश्न इंपोर्टेंट होने वाले हैं, डे बाय डे आप देख लोगे। साथ ही इन प्रश्नों की पीडीएफ किंजल लर्निंग आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। बिल्कुल, टेलीग्राम का नाम है किंजल लर्निंग आरपीएससी। बिल्कुल दोस्तों, देखिए पहला प्रश्न है यहाँ पर, किस देश में प्रथम इसमें स्वचालित उड़ान टैक्सी का परीक्षण किया गया है। परीक्षण कर लिया गया है, जल्दी शुरू होने वाली है। कौन सा देश है? फ्रांस है, जर्मनी है, इजराइल है, या फिर इसमें नन ऑफ देन है, मतलब कोई भी नहीं है। तो दोस्तों इसमें आएगा इजराइल। इजराइल ने क्या किया है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इन्होंने एक हफ्ते में जारी की गई नई फ्लाइंग टैक्सी के तमाम टेस्ट इसमें क्या है, सक्सेसफुल कर लिए है। इसके लिए उन्होंने 11 कंपनियों को अलाउंस दिया था कि आप कौन कौन कंपनी यहाँ पर आ सकती हैं और ये टेस्ट दे सकती है। तो फाइनल से जो कंपनी सबसे आगे रहेगी उसको वहाँ पर सेवाएं देने का मौका मिलने वाला है। तो वहाँ पर जो रेगिस्तानी इलाका है, स्पेशली इजराइल के अंदर रेगिस्तानी इलाके हैं आप जानते हैं, और पानी की बहुत किल्लत है। ऐसे इलाकों में उस देश में आप जानते हैं ड्रिप सिस्टम वहाँ से लिया गया था अपने भारत का, वहाँ पर ये उड़ान भरी गई थी। इसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा, अगर न्यूज में देखा हो तो, कि ये एक पायलट का ही क्या है वीडियो जारी किया था उन्होंने, जो सामने आया था। इसमें बताया गया है कि 220 किलोग्राम वहन लेकर और उसमें 30 किलोमीटर तक उसने उड़ान भरी थी। कहने का मतलब 2 व्यक्ति बैठ सकते हैं सामान लेकर, वो 30 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर तक इसमें यात्रा कर सकते हैं। ये कंफर्मेशन हो चुका है अभी तक। ठीक है दोस्तों, 2 लोग सवार कर सकते हैं, ये हो चुका है इसमें। और फ्लाइंग टैक्सी का काम करने वाला ये सबसे पहला देश होने वाला है जल्दी ही। और दावा किया जा रहा है कि 2 साल में 2025 में इसको शुरू कर दिया जाएगा दोस्तों। इसके साथ अन्य तथ्य देख लेते हैं हम इजराइल के लिए। इजराइल ने जो नया क्या कहते हैं उसको, इसमें कोफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। जासूसी सैटेलाइट का मतलब, पहले सिर्फ हमें सुविधा के लिए हमें सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे, पहला सैटेलाइट जासूसी के लिए लॉन्च किया जा रहा है इजराइल के हिसाब से। इसके अलावा अडानी ग्रुप की बात करेंगे तो इजराइल में उन्होंने क्या हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है। बिल्कुल, हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण अडानी ग्रुप के द्वारा किया गया है, जो भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा ये काम किया जा रहा है तो उपलब्धि होगी। तो दोस्तों देख लेते हैं। इसके अलावा आप जानते हैं यूएई और इजराइल ने अपने अरब मुक्त व्यापार समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। आप जानते हैं कि 1967 के बाद 1967 के बाद जो 4 देशों के साथ युद्ध हुआ था, उसके बाद में इजराइल को उसके देश की मान्यता मिल गई थी। उसके बाद संबंध इतने अच्छे नहीं रहे जो भी इस्लामिक देश थे। बट अब यूएई और इजराइल दोनों मिलकर इस मामले में अगर कुछ संधि कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ अच्छा उनके लिए होने वाला है। अगर ट्रीटी पे सिग्नेचर हो रहे हैं तो आप समझ सकते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा आयरन डोम टेक्निक है जो इजराइल के पास में है, वीडियो भी आपने काफी देखा होगा, नहीं है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं आयरन डोम टेक्निक बाई इजराइल। तो उसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल, इजराइल ने इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर है नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली सी डोम का सफल परीक्षण किया है। आयरन डोम का मतलब आप समझ लीजिए कि वो अंतरिक्ष मतलब इसमें
वायु से संबंधित है, सी डोम यहाँ पर जल से संबंधित माना गया है। तो ये टेक्नोलॉजी है भारत में काम आएगी। इजराइल हमारा बहुत पुराना साथी रहा है इलेक्ट्रॉनिक मामले में। अगर आप देखोगे तो सुरक्षा उपकरणों में ये एकमात्र ऐसा देश है जो साधन देने के साथ उसकी टेक्निक भी भारत को प्रोवाइड करवाता है, बाकी देश प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। देखेंगे यहाँ पर केंद्र सरकार ने अपनी, हम बात करें केंद्र सरकार ने अपनी ऋण इसमें समितियों को जन औषधि स्टोर इसमें खोलने की अनुमति दी है। कितनी है? इसमें आएगा आंसर 2000 औषधि स्टोर खोलने की अनुमति दी गई है। अगर यहाँ पर देखोगे तो भारतीय जन औद्योगिकी यहाँ पर केंद्र की हम बात कर रहे हैं। देखो इसमें है कि केंद्र सरकार ने देश भर की 2000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, जिनको पैक्सो के नाम से जाना जाता है, उनको खोलने की अनुमति दे दी गई है। इसके साथ 2000 पैक्सो की पहचान भी की जाए। इससे पहले भी हो चुका है, जैसे यहाँ पढ़ेंगे 1000 पैक्सो को इसी वर्ष अगस्त तक, शेष 1000 को दिसंबर तक खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। अगले वर्ष तक ये 2000 की पूरी समितियां खुलने की संभावनाएं हैं। अगर हम बात करेंगे ब्रांडेड दवाइयों की, तो ब्रांडेड दवाइयों के अलावा अगर औषधि केंद्रों की बात करेंगे तो 50 से 90% तक की कम कीमत पर दवाएं यहाँ पर उपलब्ध होने वाली हैं। और आप लोग दोस्तों जानते हैं कि जेनेरिक दवाइयां बनाने में भारत विश्व में पहले स्थान पर है। बड़े पैमाने पर अफ्रीका और जो गरीब कंट्री है उनको हम दवाएं यहाँ से पहुंचाते हैं। ओके, आगे देखेंगे हम। देश भर में अभी तक 9400 से अधिक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। मतलब 9400 से ज्यादा, 2000 अब और खुलने वाले हैं इससे संबंधित। इसमें 1800 तरह की दवाइयां और 285 अन्य मेडिकल इसमें डिवाइस उपलब्ध है। बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन किया जा रहा है। भारत इस रूप में बहुत आगे बढ़ रहा है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा अच्छे से कि जब इसकी प्रॉब्लम आई थी अपने कोरोना की, तो उसमें भारत ने 8 से 10 महीने में वैक्सीन तैयार कर ली थी। और ये पूरे विश्व के लिए काफ़ी बड़ी बात थी कि किसी एक देश ने, जो अभी डेवलप भी नहीं हुआ, उसने एक बड़े पैमाने पर इसका प्रोडक्शन किया है। देखिए दोस्तों, तीसरे प्रश्न के ऊपर चलते हैं। कौन सा देश यूरोप में नाटो के इसमें अब तक के सबसे बड़े इसमें हवाई अभ्यास की मेजबानी करेगा? फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, और यहाँ पर बात की गई है कि कोई भी नहीं है, तो यहाँ आएगा जर्मनी। जर्मनी इसका अगुवाई कर रहा है। हम जर्मनी के बारे में देखेंगे तो जर्मनी नाटो के इतिहास में सबसे बड़ी हवाई क्या है, इसमें परिनियोजन अभ्यास की इसमें मेजबानी करने वाला है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसमें शुरू होने वाले एयर डिफेंडर 23 की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। अभ्यास में 25 देशों के 10,000 से अधिक प्रतिभागी और 250 विमान नाटो सदस्य देश पर इसमें क्या है, नकली हमले का अभ्यास करेंगे। आप लोग जानते हैं किस तरीके से अभ्यास होता है, यहाँ पर आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं। ठीक है, और प्रशिक्षण युद्धाभ्यास में भाग लेने के लिए इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के 2000 यूएस एयर इसमें नेशनल गार्ड इसमें क्या है, कर्मियों और लगभग 100 विमानों को भेजा जा रहा है। अकेले आप जानते हैं इसकी अगुवाई कौन कर रहा है? अगुवाई हमेशा से अमेरिका करता रहा है नाटो का। आप जानते हैं नाटो की राजधानी नाटो कहाँ पर स्थित है? ब्रुसेल्स में नाटो का क्या है, यहाँ पर मुख्यालय स्थित है। आगे देखेंगे दोस्तों, देखो किस राज्य ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की गई है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भारत के संदर्भ में। गुजरात है, मध्य प्रदेश है, उसमें महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश है? तो यहाँ देखोगे तो उत्तर प्रदेश इसके अंतर्गत आएगा। उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। देखो उत्तर प्रदेश को दुग्ध में विकास, दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार ने 6 जून को 1000 करोड़ रुपए की लागत से नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की गई थी। अब ये क्यों है? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि दुग्ध के उत्पादन में देश, ठीक है, 23% के साथ विश्व में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है। मतलब पूरी दुनिया के 23% का दुग्ध उत्पादन हमारे भारत में होता है। इसके बाद भाग आता है, यहाँ पर आप लोग देखोगे अमेरिका आता है, तीसरे नंबर पे चीन आता है, फिर पाकिस्तान आता है और फिर ब्राजील आते हैं। इस तरीके से इन देशों का स्थान आता है। अच्छे से देख सकते हैं, आजकल सीधे सीधे पूछ लेते हैं कौन सा स्थान दूसरे तीसरे स्थान पर है देश, ये देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य है। ये कितना करता है, यहाँ पर देख सकते हैं आप 17% से अधिक दुग्ध उत्पादन करता है। ये थोड़ा सा मिक्स हो गया, आप देख सकते हैं। सबसे ज्यादा अगर प्राप्त जियोटैग की बात करते हैं, जियोटैग की लिस्ट में उत्तर प्रदेश का दूसरे स्थान पर पहुंचा है। पहला तमिलनाडु पर है, आप देख सकते हैं। मतलब इसमें भी वो दूसरे स्थान पर आगे पहुंच गया है।
अगर हम बात करेंगे तो प्रति व्यक्ति दुग्ध अगर हम बात करोगे कितना मिल रहा है, तो हमारे देश में 406 ग्राम प्रति व्यक्ति, लगभग आधा किलो के आसपास दूध एक ही व्यक्ति को मिल रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट डाटा देख सकते हैं। 5वें प्रश्न के ऊपर चलेंगे। किसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आएगा अजय सिन्हा है या फिर इसमें जनार्दन इसमें प्रसाद है, तो जनार्दन प्रसाद इसका आंसर आएगा। जनार्दन प्रसाद के बारे में देख लेंगे। जनार्दन प्रसाद को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। प्रसाद ने 174 साल पुरानी संस्था इसकी कमान संभाली। उन्होंने डॉक्टर एस राजू का स्थान लिया है, जो 2020 से इसके महानिदेशक थे। आगे चलेंगे। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI, ठीक है, और खान मंत्रालय से संबंध कार्यालय का मुख्यालय शहर में है, ठीक है। इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ है देख सकते हैं। लखनऊ, जयपुर, नागपुर और हैदराबाद, शिलोंग और कोलकाता। देश के हर क्षेत्रों में जहाँ होना चाहिए क्षेत्रवाल ये फैला हुआ है। आगे देखेंगे 6ठा प्रश्न दोस्तों। किसके द्वारा इसमें लिखित पुस्तक नालंदा का विमोचन किया गया था? आप लोग सभी जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीनतम, अगर देखेंगे तो हमारे भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय माना जाता है। जो कहाँ पर था आप लोग अच्छे से देख सकते हैं, यहाँ पर बिहार के क्षेत्र में स्थित है ये। आज देखेंगे यहाँ पर तो इसका विमोचन किसने किया था? AR दिनेश ने किया था, के इसमें गोपाल कृष्ण ने किया था, अभय के ने किया था या किसी ने नहीं किया था? तो इसमें अभय के इसका आंसर आएगा। अभय के बारे में देख सकते हैं, ये इनका फोटो है। नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचीनतम जो साक्ष्य मिले हैं वो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। देखो, कवि और राजनीतिज्ञ अभय के की पुस्तक नालंदा, जिनके अधिग्रहण की घोषणा पेंगुइन इसमें रेडम हाउस इंडिया द्वारा की गई है। ओके, और बिहार में शिक्षा की प्राचीन सीट के इतिहास की इसमें प्रकाश डाला गया है। अन्य चीजें देखेंगे तो यहाँ पर अभय के पुस्तक के माध्यम से पाठकों को दुनिया का जो पहला विश्वविद्यालय, इसको दुनिया का पहला विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। जब अगर हम बात करेंगे 2000 साल पहले की, उस वक्त जब लोगों के पास में क्या नाम है, लोग अगर अन्य विश्व जंगलों में निवास करता था, तब हमारे पास एक बड़ा विश्वविद्यालय था प्राचीनतम। इसकी बात हमने की थी। यहाँ पर मनोरम कथा के रूप से इसको दिखाया गया है, जो आप लोग देख सकते हैं। इसकी स्थापना को लेकर कहा जाता है कि इसमें दुर्भाग्यपूर्ण क्या है, इसमें विनाश कर दिया गया था कि इसमें 21वीं सदी में नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में इसको पुनर्स्थापित करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। आगे चलेंगे दोस्तों। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर? कौन सा देश क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा क्या है, इसमें दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? चाइना, जापान, इंडिया और रशिया। तो यहाँ पर इंडिया आएगा। मतलब क्रूड स्टील की हम बात करेंगे तो इसमें भारत का दूसरा स्थान है। तो देखते हैं पहले स्थान पर कौन है। जापान को पीछे कर भारत दूसरा स्थान ले लिया है। किस इसमें देखेंगे तो देखो, इसमें देखोगे इस्पात स्टील का उत्पादन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे क्रूड ऑयल होता है आप जानते हैं, मतलब डीजल पेट्रोल बनने से पहले की अवस्था। तो क्रूड स्टील की बात करें, जो प्योर स्टील बनने से पहले की अवस्था की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो वो की बात करें, ISO की हम बात कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर तो जापान तीसरे नंबर पे आ चुका है, भारत दूसरे नंबर पे आ चुका है। तो पहले नंबर पे कौन है? तो यहाँ देखेंगे वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार स्टील उत्पादन में चीन पहले स्थान पर है। चीन कहाँ है? यहाँ पर पहले स्थान पर है। वैश्विक स्तर पर कुल स्टील उत्पादन में इसका कितना भाग है? 51% है। बहुत बड़ा है, मतलब लगभग आधा भाग चीन का है। दूसरे नंबर पर भारत, तीसरे नंबर पर जापान है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं लगभग 2/3 से भी ज्यादा इसमें किसका भाग है? 3/4 मान सकते हैं एशिया का भाग आता है। तीनों देश एशिया में ही पड़ते हैं। कुछ अन्य तथ्य देख लेते हैं दोस्तों। देखो, कावा महिला चैलेंज कप 2023 का खिताब भारत ने जीता है। किसने जीता है? भारत ने। 60% वैश्विक मातृ मृत्यु वाले 10 देशों की सूची में भारत को शीर्ष स्थान रहा है। आप ये भी देख सकते हैं, पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में। देखो, श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में भारत ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, क्योंकि श्रीलंका भारत के पास में है, दक्षिणी भाग पर स्थित है। तो श्रीलंका में सबसे ज्यादा पर्यटक भारत से ही जाते हैं विश्व से। देखेंगे आगे, भारत ने म्यांमार में 7वें बंदरगाह का संचालन शुरू किया है। बिल्कुल, क्या नाम है? 7वें बंदरगाह की हम बात कर रहे हैं, जो कहां पर स्थित है? म्यांमार में। भारत ने उसका अधिग्रहण कर इसमें संचालन शुरू कर दिया है। बिल्कुल। ICC पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में नंबर 1 स्थान टीम भारत को मिला है। नंबर 1 किस में है? टेस्ट रैंकिंग की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं दोस्तों। आगे चलेंगे हम। यूरोप में रिफाइंड ईंधन
का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बन गया है? भारत बन गया है। पूरे यूरोप की बात करें दोस्तों, यहाँ पर रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता भारत बन गया है। आगे चलते हैं 8वें प्रश्न के ऊपर। किस देश ने स्वास्तिक और अन्य नाजी प्रतीकों के पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है? फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है या कोई नहीं है? तो इसमें ऑस्ट्रेलिया देश की हम बात करें जिसने स्वास्तिक चिन्ह नहीं है, वो टेढ़ा स्वास्तिक का चिन्ह है, अभी आगे बता देंगे उस बारे में। ये हिटलर के जो नाजी समर्थक थे वो उसको लगा के रखते थे, हिटलर का ये स्वास्तिक चिन्ह था, स्वास्तिक से मिलता जुलता। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, हालांकि ये स्वास्तिक नहीं है, ठीक है, लोग कहते हैं ये स्वास्तिक से मिलने वाला है, बट स्वास्तिक सीधा होता है, ये टेढ़ा है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार दक्षिणपंथी गतिविधियों के इसमें वृद्धि के कारण देश भर को कई नाजी प्रतीकों को बैन लगाने की बात कर रही है कि कहीं वो हिटलर की विचारधारा से प्रभावित ना हो जाए। आप लोग जानते हैं कि हिटलर जब 20 से 21 साल के थे जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, और उन्होंने उसके बाद में वहां की सत्ता हासिल की जर्मनी की, और बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के लिए प्रथम विश्व युद्ध में उनका, जब वो 21 साल के थे, उनका मन था कि मैं एक ऐसा दोबारा इसका बदला लिया जाए, और जब 1939 में द्वितीय विश्व शुरू हुआ था वो उनकी वजह से शुरू हुआ था, और ये जो प्रतीक चिन्ह में उसको यूज किया गया था। आगे देखेंगे सरकार इसके लिए कानून लाने वाली है। अगर कानून की बात करेंगे तो देखो, और अटॉर्नी जनरल इसमें मार्क ट्रेफस ने इसकी जानकारी दी थी, ठीक है। अधिकांश ऑस्ट्रेलिया राज्य इससे ऐसे ही नाजी पर्यटकों के इसमें प्रतीकों के प्रतिबंध लगा चुके हैं, लेकिन संसद के इस संघीय कानून के ऐसे प्रतीकों का इसमें इस्तेमाल कम होने की उम्मीद है, कि हो सकता है धीरे धीरे इस्तेमाल को कम किया जा सके पश्चिमी विचारधारा से मिलने के लिए। जर्मन शासक हिटलर की हम बात कर रहे थे, झंडे में कितने थे? इसमें 45 डिग्री पर ये झुका हुआ है, जैसा कि हमने अभी यहाँ पर देखा था। ये क्या है? 45 डिग्री पर झुका हुआ है, तो इसको स्वास्तिक नहीं कहा गया है। इसको कहा गया है, देखो यहाँ पर, इसमें हैकेन क्रेज कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? हैकेन क्रेज इसका नाम दिया गया है। ये स्वास्तिक से मिलता जुलता है, ना कि स्वास्तिक है। यह है, देखो, हिंदुओं के स्वास्तिक से अलग है। इस चिन्ह को हिंसा का प्रतीक कहा जाता था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मन सरकार ने, हिटलर ने बहुत ज्यादा, देखोगे तो दूसरों के ऊपर उन्होंने बहुत अत्याचार किए थे, इस वजह से इसको वहां पर क्रूरता का प्रतीक माना जाता है। अन्य तथ्य देखेंगे हम, इससे संबंधित पढ़ेंगे, इससे संबंधित नहीं है, अलग है। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में भारत नए वाणिज्य दूतावास का निर्माण करेगा। किसकी है? ब्रिस्बेन की बात करें। ब्रिस्बेन कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में हैरिस पार्क का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? लिटिल इंडिया कर दिया गया है। अभी हम बात करेंगे तो इसमें मई के महीने की बात करें, मई में इसको नया नाम दे दिया गया है। इन पर्सन क्वाड समिट, ठीक है, इन पर्सन क्वाड समिट की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करेगा, और भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में इसमें क्या है? नियुक्त किया गया है। विशिष्ट सेवा के लिए भारत की तरफ से वहां पर नियुक्त किया गया है। आगे चलेंगे दोस्तों, 9वां प्रश्न क्या कह रहा है? राजीव सिन्हा को किस राज्य का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? बिहार, वेस्ट बंगाल, राजस्थान या पंजाब? तो यहाँ क्वेश्चन आंसर आएगा वेस्ट बंगाल। इनके बारे में देख सकते हैं, ये इनकी तस्वीर है। पश्चिमी बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव, कहाँ के हैं? पश्चिमी बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव थे ये। सिन्हा को राज्य चुनाव आयुक्त यहाँ पर नियुक्त किया गया है। पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस, अभी राज्यपाल कौन है वहां पर? सीवी आनंद बोस है, वो वहीं के हैं निवासी। राज्य सरकार द्वारा राजीव सिन्हा का नाम इसमें प्रस्तावित करने के बाद में उनको नियुक्ति की मंजूरी दे दी गई है। आप लोग जानते हैं अच्छे से किसका प्रस्ताव किसके दिया गया है? राजीव सिन्हा का नाम प्रस्तावित किया गया था, ठीक है, किसके द्वारा? इसमें राज्य सरकार के द्वारा। सिन्हा ने सितंबर 2019 से सितंबर 2020 तक राज्य के क्या है? अन्य भागों में यहाँ पर काम किया था, ठीक है। ये पहले वाला हो चुका है, नीचे थोड़ा सा दब गया है दोस्तों। अन्य तथ्य देखेंगे हम आज की क्लास के, यहाँ पर देखेंगे कोलकाता में पहला क्या है? अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव आयोजन किया जा रहा है। क्या है? अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव आयोजन कहाँ किया जा रहा है? कोलकाता में, वेस्ट बंगाल की राजधानी में। पश्चिमी बंगाल सबसे अधिक तालाबों और जलाशयों वाला राज्यों की सूची में शीर्ष स्थान पर है। ध्यान रखेंगे आप, तालाबों और जलाशयों की बात करते हैं हम यहाँ पर। आगे देखेंगे मैंग्रोव वनस्पति भी सर्वाधिक यहाँ पर इसके तट पर पाई जाती है वेस्ट बंगाल के। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ने ये क्या है? पथश्री, ठीक है, इसमें रास्ता श्री परियोजना का शुभारंभ किया गया है। पथश्री और रास्ता श्री परियोजना का शुभारंभ किया गया है। तो ये क्वेश्चन हो गए दोस्तों। अंतिम प्रश्न देखेंगे आज क्लास का।
हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? खाद्य सुरक्षा सूचकांक की हम यहाँ पर बात करें, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखेंगे इसमें। केरला है, पंजाब है, तमिलनाडु है और यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर आएगा केरला। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहले स्थान पर क्यों है, देखेंगे यहाँ पर। देखो, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक इसमें प्राधिकरण, ठीक है, इसमें SFSI के इंडेक्स के अनुसार साल 2022-23 के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन का इसमें क्या है प्रावधान सुनिश्चित करने के राज्यों में केरल कौन से स्थान पर रहा है? प्रथम स्थान पर रहा है। दूसरे नंबर पे पंजाब है, तीसरे नंबर पे यहाँ पर तमिलनाडु। अगर इसकी लिस्ट पूछ ले तो आप लोग आराम से इसको कर सकते हैं। और ये स्पेशल है ये क्वेश्चन। 9वां नंबर और 10वां नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आज की क्लास में, आप भूलेंगे नहीं। जबकि छोटे राज्यों की बात करेंगे तो गोवा, छोटे राज्यों में क्या है गोवा, तो यहाँ गोवा भी महत्वपूर्ण होता जा रहा है, क्योंकि छोटे राज्यों का नाम आएगा तो वहां आपके दिमाग में फिर ये गोवा होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और गोवा के बाद में आएगा मणिपुर का नाम दूसरा, और तीसरे स्थान पर नंबर किसका है? सिक्किम का है। तो पश्चिम इसमें उत्तर पश्चिमी भाग इसके पूर्वोत्तर राज्य वाले दो भी इसमें आते हैं। मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसके बारे में भी प्रश्न आ सकता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। उस पर भी एक अच्छा सा लेक्चर आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा दिया जाएगा दोस्तों। आप लोगों को फिर से एक बार बता देता हूँ, जूनियर अकाउंटेंट की पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की टेस्ट सीरीज आपको 18 जून से मिलने वाली है। टॉपिक वाइज भी है और उसमें व्याख्या सहित मिलेगी, मतलब आपको तैयारी भी होगी, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी होगी, आपको थ्योरी भी वहां पर मिलने वाली है। 15 प्रश्न टॉपिक वाइज होंगे यहाँ पर और 5 प्रश्न दोनों टेस्टों में फुल लेंथ वाले मिलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, एक बार किंजल लर्निंग को नए जुड़े हैं तो किंजल लर्निंग RPSC को यहाँ पर RPSC की क्लासों के लिए सब्सक्राइब करके रखेंगे, दोस्तों से शेयर करके रखेंगे। अगली क्लास के करंट में मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।